मैनेजमेंट ऑफ कैजुअलिटी इसके ऊपर बात करेंगे। और जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, ये बेसिकली जैसे हम फ्रंट ऑफिस को फेस बोलते हैं, उसी हिसाब से कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को आप दूसरा फेस बोल सकते हो, ठीक है। या एक तरफ एक बार को अगर एज रिगार्ड पेशेंट्स आर कंसर्न, ठीक है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को हम जो है पहला वाला फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि जो है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है 24/7 एनी टाइम ऑफ द डे और एनी टाइम ऑफ द नाइट, तो सबसे पहले उसको जब वो है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लेके जाया जाता है। टोटली अनप्लान्ड रिसेप्शन ऑफ पेशेंट्स। अगर आप ओपीडी की बात करेंगे तो देयर इज ऑलवेज ए प्लान्ड रिसेप्शन ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट बाकायदा सोच समझ के आता है कि 9 बजे के टाइम है ओपीडी का, कि 10 बजे का टाइम है, कि सो डॉक्टर जो है वो 11 बजे से मिलते हैं, सो डॉक्टर 2 बजे से मिलते हैं, सो डॉक्टर शाम 7 बजे मिलते हैं। अगर एज रिगार्ड कैजुअलिटी इज कंसर्न, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज कंसर्न, वो 24/7 पेशेंट सोच के नहीं आता है। पेशेंट को या तो लाया जाता है, या थोड़ा सा कैपेबल है, थोड़ा सा होश में है, तो वो खुद आ जाता है। इनफैक्ट मैंने देखा है, एक बार बीकानेर की बात है कि वहाँ पे जो है ईवीएम हॉस्पिटल है, और वहाँ पे किसी एक लड़के को किसी ने चाकू मारा था चेस्ट के अंदर, और वो वहां से सीधा दौड़ता हुआ ब्लीड कर रहा था, और खुद ही दौड़ता हुआ कैजुअलिटी पहुंच गया था। रफली ये समझ लो कि 800 मीटर 900 मीटर का सर्विस। इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया सो दैट कि पेशेंट अपने आप भी आ सकता है इफ ही इज एबल टू कम और ही इज एबल टू कम। आप ये नहीं कह सकते कि साहब रात के 2 बज रहे थे या रात के 3 बज रहे थे या शिफ्ट चेंज हो रही थी। ये वाला बात है कि हम बच नहीं सकते। ये रीजन है कि जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 डॉक्टर्स वो राउंड द क्लॉक रोटेशन में ड्यूटी करते हैं। रीजन भी, और वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वो क्या है कि उसका सिस्टम भी समझ जाता है। वो उसी डिपार्टमेंट के होकर के रहते हैं, और साथ में क्या है कि दे आर अवेयर कि भाई उसमें उस सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या एक्शन करना है, क्या प्रोफेशनल एक्शन करना है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करना है, क्या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन करना है, क्या मेडिको लीगल एक्शन करना है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जो है डॉक्टर तनु जो है कैजुअलिटी की सीनियर सीएमओ बनाई गई हैं। तो मुझे लगा कि इनकी पूरी टीम को जो है एक ग्रिड में लेके आते हैं, और जब एक ग्रिड में लाना होता है तो उस सिचुएशन में सबको जो है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 40-45 साल का, क्योंकि मैंने कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हेड किए हैं, 800 बेड के हॉस्पिटल का भी किया है, 100 बेड के हॉस्पिटल का भी किया है, और कमांडिंग ऑफिसर भी किया है। सब कमांडेंट बोलते हैं कैजुअलिटी डिपार्टमेंट एज ऑफिसर इंचार्ज कैजुअलिटी डिपार्टमेंट करा है, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। कमांडिंग ऑफिसर आप लोगों के साथ काम करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट को डिफाइन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस प्लस ट्रीटमेंट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो मेरी सोच है, तो इसके अंदर क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। क्योंकि कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चरली दैट डिपार्टमेंट इज फिट और नॉट, ठीक है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं तो दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे कि मैन पावर,
ठीक है, whether there is appropriate and trained manpower is there or not. फिर हम बात करेंगे इक्विपमेंट। क्या करेंगे? इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोसीजर्स में आप कह सकते हो कि जैसे हम एसओपीज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एसओपीज की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहां पे, तो किसी भी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला क्या होगा आपका? रिसेप्शन, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का एक रिसेप्शन होता है, जहां पे इमीडिएटली जब भी कोई रिपोर्ट करता है या कोई इंक्वायरी के लिए आता है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो उसके पर्टिकुलर्स नोट करना है, बताना है। क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट छोटा है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स होंगे उसके अंदर तो जो है आपका रिसेप्शन उसका सेपरेट होगा, उसके जो कंसल्टेशन रूम सेपरेट होंगे, एग्जामिनेशन रूम सेपरेट होंगे, रिससिटेशन रूम सेपरेट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? रिसेप्शन, रिससिटेशन, ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन। कितने डिपार्टमेंट हो गए इसके? रिसेप्शन, रिससिटेशन, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट हो गए। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या है? उसका काम रिसेप्शन का है कि जब भी कोई कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है, द पेशेंट हैज टू बी रिसीव्ड। तो रिसेप्शन के अंदर जो है आपका, जैसे हम देखते हैं कि 1 या 2 बेड लगे हुए होते हैं, हम इसको 4 डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि आते ही पेशेंट को लिटा दिया जाता है और वहां पे उसके पर्टिकुलर्स को नोट करने हैं, ठीक है। ईपीआर, बीपीसीपी जो वाइटल्स लेने हैं, है ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में वाइटल्स हो गए, ठीक है। वाइटल्स के साथ साथ में जो है, अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है आपके रिसेप्शन पे जो बेड्स होते हैं वहीं पे आप डिसाइड कर लेते हो, जहां पे क्या कर लेते हो आप, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे, हाँ जी कमला मैडम बताइए, या आप बताइए टीचर मैडम। रिसेप्शन में पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आता है? सर प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे हाँ जी, रिसीव हुआ तो ट्राइज क्या होगा? ट्राइज कर देंगे यहीं पे आप। ये ट्राइज हम क्यों कर रहे हैं कि पेशेंट, वेदर पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू रिससिटेशन, ट्रीटमेंट और यहीं से करके हुए कुछ, ठीक है। क्योंकि एक सपोज एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के अंदर 20 बंदे घायल होते हैं या कुछ होता है, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिसेप्शन भी आपने वाइटल्स दिया, हाँ जी थैंक यू, वेट करो ओपीडी होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं सीधे ही आप वहां से बता रहे हैं इसको सीधे रिसेप्शन में ले जाओ। कुछ ही होंगे कि सीधे भाई इनको अपना 5% लगाना है या डीएनएस लगाना है ना, टीटीपीटी लगाना हो, है ना, ये कर दिया। कुछ कोई होगा कि भाई ये यहाँ से निकल के चौथे डिपार्टमेंट में इवैक्यूएशन के थ्रू सारे के सारे निकल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज जैसे हमारा वाला है, हमारा जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, तो इसमें जैसे आप इसको रिसेप्शन कहाँ करोगे कि जो बेसिकली जहाँ पे हमने इमरजेंसी का बोर्ड लगाया हुआ है वहां पे आप उसको रिसीव कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपने स्टेशन ट्रॉली रखी हुई है, व्हील चेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक नर्सिंग स्टाफ कुर्सी डाल के उधर देखता रहना चाहिए गेट की तरफ,
सो दैट कि उसने देखते ही जैसी गाड़ी आती है या एम्बुलेंस आती है या कार में बंदा आता है, उसी टाइम पे जब आप उसको ले यहीं पे आप डिसाइड कर लेते हो, तो ये बेसिकली आप उसको रिसेप्शन का पार्ट मान सकते हो इस टाइप के हॉस्पिटल, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपकी स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स, ठीक है, ये वहां पे रखे हुए हैं। उसमें लगते ही आपका रिसेप्शन पे असेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि ऑपरेशंस वालों का रोल है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट को बेसिकली, इस डिपार्टमेंट को रिसेप्शन वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है किसका रोल आता है, ऑपरेशंस वालों का रोल आता है, ठीक है। ऑपरेशन वाले को ये पता होना चाहिए, जैसी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे जो है क्या कहते हैं अपना इन गेट से मिल रही है, या आपको फोन पे ऑलरेडी पहले से है, या आपको किसी ने व्हाट्सएप पे बताया हुआ है, या आपको हायर मैनेजमेंट से बताया गया है ना, किसी भी सोर्स। तो जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का जो बंदा है, जो भी मैनेजर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका पहला काम ये होता है कि देखना क्या, उसने बोला यार 20 पेशेंट आने वाले हैं, तो उसने 20 को रिसेप्शन की तैयारी है कि नहीं है, उतनी उसने व्हील चेयर से अरेंज की कि नहीं है, उतना उसने ट्रॉली क्या कहते हैं स्ट्रेचर्स अरेंज कर रखी नहीं कर रखी। ट्रॉली स्ट्रेचर भी हो सकती है, जो अपने कैनवास वाली स्ट्रेचर वो भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल्स भी करना है, ट्रायल भी हो रहा है यहाँ पे साथ के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये ऑपरेशन वाले का काम है, इसको कोई पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, उसको आपको टेक्निकल सपोर्ट आपको नर्सिंग स्टाफ दे रहा है, डॉक्टर्स दे रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि 20 पेशेंट हैं या 15 पेशेंट हैं, तो आप उसी समय पे देख लेते हैं कि मुझे 2 नर्सिंग की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, या मुझे एक डॉक्टर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, या मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऑपरेशन वाला को एक्सपीरियंस से ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है, और उसको आ जानी चाहिए। जो वहां पे आरएमओ बैठे हुए हैं या डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनका काम ये है कि मेरे पास में यार उतने सिलेंडर्स रखे कि नहीं, कहाँ पे रिससिटेशन में, ट्रीटमेंट में, इवैक्यूएशन डिपार्टमेंट्स में मेरे पास है उतनी, मेरे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, उतनी मेरे पास आईवी के लिए वो है कि नहीं है, मेरे पास एट्रोपिन, एड्रेनालिन ये है कि नहीं है, इंट्यूबेट करना पड़ेगा तो मेरे पास वो सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है उसी समय पे। आपको पहली बात तो आपका हमारे पास तैयार रहती है, बट डिस्पाइट दैट आप 20 पेशेंट 30 पेशेंट के लिए शायद नहीं तैयार होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है हमें उसी टाइम पे ये चीजें करनी होती हैं। आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होती है, इमीडिएटली आप एमएस को बोलते हो या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं, या किसी सीनियर ऑपरेशन वाले को बोलते हैं कि भाई ये सर ऐसे ऐसे वो आने वाले है ना। तो ये चीजें जो है आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये उसके इनके जो पार्ट्स, इनके जो हैं क्या कहते हैं अपना एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 बेड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो कहने का 4 बेड्स पे आप ट्रायल्स भी करते हो, ठीक। मगर वो जो ट्रायल है आपका पहले हो चुका है, हो गया, तभी तो आप वहां देखते हो ना कि ये बी पे रेड पे जाएगा कि ग्रीन पे जाएगा कि येलो पे जाएगा, समझ। ये आपका बाहर ही डिसाइड हो जाना चाहिए जब एम्बुलेंस से पेशेंट आ रहा है, क्योंकि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, ठीक है, वहीं डिसाइड हो जाना चाहिए। तो ये चीज हो जाएगा। देन आपका रिससिटेशन के अंदर जो है आपका जो रेड वाला जो बेड, रेड लगाओगे इसको, ठीक है। तो उसमें वहां पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपकी ट्रॉली है, ठीक है। कौन सी ट्रॉली होती है मैडम को? इमरजेंसी ट्रॉली, इसमें इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं सर, क्रैश कार्ट ट्रॉली, क्रैश कार्ट, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको इमरजेंसी ट्रॉली नाम दे दो, अदरवाइज एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर उसका क्रैश कार्ट ट्रॉली हो गया, क्रैश कार्ट हो गया। कि क्रैश कार्ट के अंदर हमारे पास सामान है कि नहीं, क्यों रिससिटेशन में ये सब कुछ चाहिए आपको। मेरे पास आईवी फ्लूइड्स है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जो है कैनुलास है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वहां पे देख लेना। देन आप जिसको रिससिटेट करना आते ही कई बार क्या है कि आप सीधे इंट्यूबेट करते हो या सीपीआर हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, तो यू गॉट टू बी इक्विप्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स। ये आपको एज ए ऑफिसर इंचार्ज ध्यान रखना है कि मेरे पास में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी पेशेंट्स आई कैन रिसीव, ठीक है। इतने पेशेंट के बाद में मैं जो हूं, मुझे एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी,
तो ये सीनियर सीएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको अपने 40-45 साल के एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बार बार आपको जो है ये उस फ्रेमवर्क ऑफ माइंड में हम नहीं जा सकते। ठीक, इट इज बेटर टू नोट डाउन, हमेशा याद रखो, नोट की हुई चीजें जो है आप दोबारा भी देख सकते हो, भाई पॉइंट्स फॉर्म के अंदर भी आपको याद आ जाएगा कि यार ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई। ठीक है, तो रिसेसेशन आप लोग समझ गए। देन आपका होता है कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, जैसे तो तीसरा डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट का। भी आपने जो है किसी को भी ड्रेसिंग होनी है, चल भाई ड्रेसिंग रूम में कर दिया इसको, किसी को जो है आपने जस्ट मॉनिटर करना है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, या एक्सटेंशन जैसे हमने यहाँ पे पीसीएचएस रूम बनाया हुआ, एक्सटेंशन कैजुअलिटी बना रखी है, वहाँ पे बेड्स डाले हुए, वहाँ जाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, और कम मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, जो आपके जो रिससिटेशन बेड्स उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, देन आपका जो होता है इवैक्यूएशन का, किसको हमने डिस्चार्ज करना है, घर भेजना है, किसको हमने आईसीयू भेजना है, किसको हमने जो है सेमी प्राइवेट भेजना है, किसको प्राइवेट भेजना है, आपको यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। ये हम करते हैं प्रैक्टिकली, है ना, ये प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस वाला जो है इसके अंदर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर जो है वो इन चीजों को जो है सपोर्ट करता है टेक्निकल। कैसे सपोर्ट कर रहा है कि आपको कोई सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि आपके रिसेप्शन पे जगह वो स्ट्रेचर एम्बुलेंस ये कहाँ पार्क होगी, कैसे होगी, ठीक है, व्हील चेयर सारा देख लिया, डीडीए को हाउसकीपिंग को लगा दिया कि भाई चलो इनको लेके आओ फटाफट। जो रिक्वायरमेंट पे इन्होंने बोला कि नहीं सर आरएमओ की भी जरूरत पड़ेगी बाहर, तो आपने आरएमओ को पहले से प्लेस कर दिया, या नर्सिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 की 2 की या 3 की रिक्वायरमेंट उनको पहले प्लेस कर दिया रिसेप्शन पे। ठीक है, तो ये इनका काम हो गया। फिर इनको ये पता है, क्योंकि इनके सिस्टम में पता है कि कौन से कितने बेड कहाँ पे खाली, आईसीयू में कितने हैं, उसमें कितने, किसी को ओटी में ले जाना तो ओटी वाले को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि वहां पे उस समय पर जो एमओ और जो नर्सिंग काम कर रहे हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है। ये ऑपरेशन वाले का काम है, देख रहा है कि 2 पेशेंट मेरे ओटी जाने हैं, धक से ओटी को इन्फॉर्म कर दिया कि सर 2 पेशेंट आ रहे हैं। इनको ये पता, आरएमओ से पूछ लेंगे कि सर क्या होना है इसका, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, जनरल सर्जरी के हैं, ठीक है, ये किस टाइप के पेशेंट है। इन्होंने फटाफट जो है ओटी को अलर्ट कर दिया, ओटी वाले ने लग गए, आईसीयू को अलर्ट कर दिया, आईसीयू वाले अपना बेड क्लियर कर दिया, सेमी प्राइवेट वाले को करना है उसने अपना कर लिया, प्राइवेट वाले ने उसने अपना कर लिया, सो दैट कि द होल हॉस्पिटल इज एक्टिव। ठीक है, एंड जो ये जो है दे आर कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स। ठीक है, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो ये इसलिए जानना जरूरी है हमें कि ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब हम आते हैं मैन पावर के ऊपर। ठीक, जो मैन पावर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका, मतलब 3 से लेकर 4 प्रकार की मैन पावर है। पहली मैन पावर प्रोफेशनल होगी, कि आप प्रोफेशनल के अंदर आपके डॉक्टर्स हो गए, आजकल जैसे इमरजेंसी मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्रेंड लोग बैठे हुए अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, सो दैट जो है कोई प्रोसीजर करनी है तो वहां पे इमीडिएटली जो है इमरजेंसी प्रोसीजर इमीडिएटली दे डू दैट देयर ओनली। ठीक है, तो वो जब करते हैं तो उस टाइप की वो करने के लिए तो आजकल जो है इमरजेंसी ट्रेंड लोग जो हैं, उसमें डीएनबी भी शायद हो रही है आजकल इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। ठीक है, और मैं नहीं समझता कि शायद कोई एमडी वगैरह कहीं या एमएस कहीं हो रही है, एमडी इसके अंदर हो रही है, बट डीएनबी जो है इमरजेंसी मेडिसिन हो रही है, ये डीएनबी क्रिटिकल मेडिसिन हो रही है। तो ये ठीक, तो ये लोग जो हैं इसके वो होते हैं, या जैसे कोई एमडी मेडिसिन किया होगा जिसने कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो हैं इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो काम पहले सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स किया करते थे, वो आजकल जो है लिटिल बिट जो थोड़े से हायरली ट्रेन्ड लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि तो सबसे पहला हो गया आपका टेक्निकल मैन पावर, जिसमें कि आपके डॉक्टर्स हो गए। 3 से लेके 4 डॉक्टर्स होते हैं जो कि मिनिमम एमबीबीएस क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, उनका बॉस जो है वो जैसे मैंने बताया इमरजेंसी मेडिसिन या एनेस्थीसिया या मेडिसिन, ये लोग हो सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है इस काम के, वो लोग हो सकते हैं। ठीक है, और देन उनकी टीम के अंदर 3 से लेके 4 या 2 से लेके 3 जो है एज पर द लोड ऑफ द कैजुअलिटी जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट आप रखते हो। ठीक, तो ये जब आप रख लेते हो
तो ये आपकी टेक्निकल मैन पावर होगी 24/7। इसमें ये नहीं होता कि इसमें खाने का टाइम नहीं होता, खाने का टाइम आप चले गए ना, आपको ब्रेकफास्ट वहीं करना होता है, जो ड्यूटी पे है लंच वहीं करना होता है। वहीं से मतलब ये कि आप साइड के कैबिन में कर सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता है कि आप वहां छोड़ करके बाहर चले, ठीक, या छोड़ करके कैफेटेरिया में चले, नहीं, वो अगर आप करेंगे देन यू आर टेकिंग ए चांस। सिमिलरली सेकंड टाइप का स्टाफ होता है नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ भी वो रखा जाता है कि जो कि टेक्निकली मोर क्वालिफाइड है या मोर ट्रेन्ड है, जिससे इमरजेंसी प्रोसीजर्स आती हो। ये नहीं कि वो बंदा 3 बार जो है अपना आईवी लाइन ढूंढ रहा है, ठीक है, या जो है उसको ये नहीं पता कि उसमें इन केस ऑफ गवर्नमेंट पॉइजनिंग का केस आ गया, राइस ट्यूब कैसे डालनी है, ठीक है, या स्टमक वॉश कैसे करना है, ठीक, या आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन का केस आ गया तो पोलिस कैसे डालना है, या पोलिस नहीं डाल रहा है तो नॉर्मल जो है कैथेटराइजेशन करके जो है कैसे यूरिन को पेशेंट को रिलीव करना है, ठीक है। तो वो जो ट्रेंड लोग हैं उस टाइप के, तो ये तो सीनियर सीएमओ का ड्यूटी में आता है कि उसका जो स्टाफ है वो उनको ये प्रोसीजर आती है कि नहीं आती, ठीक है। आप यहाँ ट्रेकोस्टमी नहीं कर रहे बट जो है इंटूबेशन कर रहे, तो आपके आईवी लाइन असेसमेंट, आपका कैथेटराइजेशन, आपका क्या कहते हैं इंटूबेशन, ठीक है, आपका जो है राइस ट्यूब अगर डालना है या पॉइजनिंग जो स्टमक वॉश करना, तो ये चीजें इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं। ये प्रोसीजर्स जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, दे शुड बी नोइंग ऑफ दिस। अगर उनको ये प्रोसीजर नहीं आती हैं तो देन इन दैट केस दे आर नॉट फिट टू फंक्शन इन कैजुअलिटी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। और किसी को कम और जैसे नया स्टाफ आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इंचार्ज है, जो नर्सिंग इंचार्ज प्लस मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो है, कि वो अपने स्टाफ को ट्रेन करें। ये नहीं हो सकता कि इसको ये नहीं आता, ये मैंने बड़ा देखा है सिविल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये स्टाफ को आता ही नहीं। अरे भाई तुम किस लिए हो, आप है सीनियर मेडिकल ऑफिसर और आप है सीनियर नर्सिंग स्टाफ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन योर पीपल। आपको ट्रेन करना है, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बंदा जो है हर चीज कॉलेज से या स्कूल से सीख के नहीं आता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। आप डिग्री लेके आ जाते हो, देन प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग आपको वहीं पे करनी होती है, ठीक है। प्रोसीजर्स के लिए जो है, क्योंकि जब आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो तो आपको जो है वो इंडिपेंडेंट काम करने नहीं दिया जाता, उसके लिए आपकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में भी आपको इंडिपेंडेंट काम करने नहीं जाता। तो वो तो जब आप फील्ड में आते हो उस समय पे आपको इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलता है, और इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलता है तो इसलिए जो सीनियर स्टाफ, सीनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर नर्सिंग स्टाफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस मैन पावर को ट्रेन करने। जैसे हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है अपने स्टाफ को जो है, जो हमें नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, उसको हम इम्पार्ट करें, ताकि लोगों को जो है उस चीज के बारे में पता लगे, जो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं समझता कि इस ग्रुप के किसी सीओ इस टाइप की क्लास लेने के लिए फिट है या कर लेता हो, ठीक है, बट मेरी एक आदत है कि मैं जो है जो मेरी हैबिट के अंदर ये है कि जो हमें आता है, हमें लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको दिया जा सकता है, तो उस ज्ञान को आज जो है जैनियों का जो है ज्ञान पंचमी है, क्या है आज, हाँ जैन मैडम है इधर, चलिए आचार वाले राउंड उसको बुला लो। तो आज ज्ञान पंचमी है, तो इसलिए जो है दिवाली के 5वें दिन आती है। तो इसका मकसद यही होता है कि ये पर्पस यही होता है चीजों को बनाने का, कि जो भी हम ज्ञान ग्रहण करें और उसको दूसरों को इम्पार्ट करें, दें दूसरों को, ठीक है। अदरवाइज ज्ञान ब्लॉक हो जाता है, नॉलेज ब्लॉक हो जाता है, सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक, तो वो हमें देना होता है। तो कहने का मतलब है, तो आज अच्छा दिन ये चुना गया इस काम के लिए, ज्ञान पंचमी का दिन है जैनियों का, ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो दूसरे टाइप की मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर, डॉक्टर्स और नर्सेज हो। इसमें एक और मैन पावर होती है जो कि हम आर्म फोर्सेस के अंदर रखते हैं, जब हमें लगता है कि यार क्यों, क्योंकि हर जगह वहां पे इंटूबेट करने वाले नहीं मिल सकते, तो हम लोग ओटी असिस्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब मैं आया था तो वीरेंद्र जी जो है ओटी असिस्टेंट है, ओटी ट्रेन, तो उस समय मतलब मुझे अच्छा लगा कि यार ओटी ट्रेन बंदा जो है कैजुअलिटी में जो है सीनियर स्टाफ की ड्यूटी कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी कभी रिक्वायरमेंट हुई, इंटूबेशन की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि ये वही एक ऐसा चीज है कि जो कई बार आरएमओस को नहीं आता है,
या नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है इस हॉस्पिटल के अंदर जो है ये है क्या कहते हैं अपना, इस मामले के अंदर ये इंटुबेशन के अंदर जो है इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है मैडम जी, आप जरूर ध्यान रख लेना कि जब भी आपको लगे कि भाई एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट नहीं मिल रहा, सब लोग याद कर लो, ध्यान रखो, इंक्लूडिंग ऑपरेशन, इमीडिएटली आप महावीर जी को बताएं, ओटी इंचार्ज को, उनके सारे बंदे स्पेशली जो एनेस्थीसिया ट्रेंड बंदे हैं सब इंटुबेशन जानते हैं, ठीक है। आपसे हमसे बेटर जानते हैं, ये समझ लो। तो हमेशा जब आपको लगता है कि कोई नहीं मिल रहा है या हम डिफिकल्ट इंटुबेशन है, सबसे पहले उसको बुला, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। और ये ऑपरेशंस वाले अपने नोट कर ले भाई, ठीक है, क्योंकि इनको उस टाइम फुर्सत नहीं होती है, ये समझ लो। जो प्रोफेशनल है वो फिर पेशेंट उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, यार इसकी प्रॉब्लम हो गई, SpO2 कम हो गया, ये कम हो गया, लाइन नहीं मिल रही। ये आप लोगों ने देखने का यार कि थोड़ा परेशान हो रहे थे, ओटी वाला बुला लेते है ना। तो इनको लगेगा कि यार ऑपरेशंस वाले हमारे जो है बड़े एफिशिएंट लोग हैं, ध्यान रखते हैं कोई क्या समझ। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके अलावा जो आपकी मैन पावर है इसके अंदर, जो भी पेशेंट को इवोक्यूएट कर रही है, पेशेंट को आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपके GDAs जो है, जो आपके पेशेंट को व्हील इन करके अंदर लेके आते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, आप कहते हो कि इसका ड्रेस चेंज कर दो, आप कहते हो कि इसका यार इसको बेड ठीक कर दो, इसको बैठा दो, उठा दो, जो भी करना, जो भी सपोर्ट होती है लोग करते हैं और हाउसकीपिंग वाले करते हैं, ठीक। उस समय ये नहीं होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं अपना GDA स्टाफ है या वो स्टाफ है वो बाहर खड़ा हो गया, पेशेंट अंदर से छोड़ बाहर चले, नहीं। आपको देखना है कि मेरी कहाँ जरूरत है, ठीक है, ये देखना आपको जरूरी है, ठीक है। ये 4 टाइप की मैन पावर हो गई आपकी, और ये इनकी ट्रेनिंग, इनका जो साथ काम करने का तरीका है वो हमें ध्यान रखना है सीनियर लोगों को, ठीक है, ताकि हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट ना हो। देन आपका आता है इक्विपमेंट। क्या हो गया? इक्विपमेंट। तो जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, एक मिनट रुको जरा, इक्विपमेंट में क्या क्या होना चाहिए बताइए। सर सबसे पहले तो क्रैश कार्ट ट्रॉली, सबसे पहले हो गया क्रैश कार्ट ट्रॉली, ठीक है। देन क्या हो गया आपका? सर ऑल वाइटल ट्रे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। देन सक्शन, सक्शन सर, ठीक, वाइटल ट्रे, मॉनिटर्स, देन मॉनिटर्स, और कैथेटराइजेशन ट्रे, कैथेटराइजेशन, इंट्यूबेशन ट्रे, इंट्यूबेशन ट्रे, ठीक। फिर आपका आ गया, हाँ जी मैडम, कमला मैडम, डिफैब्रिलेटर, बीच में यहाँ पे आपका वाइटल्स के साथ में इसी मशीन भी होनी चाहिए ना, ठीक। इसी के साथ ही आ गया, इसके साथ में आपका SpO2 मॉनिटर, सर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेचर्स एंड व्हील चेयर्स वगैरह सर वो सब बाहर है, सब समझ चलिए। हाँ, वो जो आ गई आपकी ऑल टाइप ऑफ इवैक्यूएशन इक्विपमेंट, इवैक्यूएशन नहीं है तो अंदर ला रहे हम लोग, तो जो है स्ट्रेचर्स, ड्रेसिंग ट्रॉलीज, ठीक है, ड्रेसिंग ट्रे और ड्रेसिंग ट्रॉली, व्हील चेयर, ठीक, मेडिसिन ट्रॉली, ड्रेसिंग ट्रॉली, ड्रेसिंग एंड मेडिसिन ट्रॉली, मेडिसिन, वो क्रैश नहीं अलग है, क्रैश कार्ट इज डिफरेंट, ठीक है। क्रैश कार्ट आप सिर्फ रिससिटेशन के में काम आ रही है, जबकि मेडिसिन ट्रॉली आपकी ट्रीटमेंट में काम आ रही है, रिसेप्शन में काम आ रही है, इवैक्यूएशन में काम आ रही है, शिफ्टिंग में काम आ रही है, ठीक है। तो पेशेंट ड्रेस सर, ड्रेस वगैरह, पेशेंट की ड्रेस, पेशेंट ड्रेस वगैरह जो भी है ना,
आईडी बैंड्स, ठीक है, पेशेंट आईडी बैंड, आईडी बैंड्स हो गए। ये सारी चीजें जो है उसमें कुछ और छूट भी सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको एज ए जनरल जब आप आते हैं हॉस्पिटल के अंदर एज इंचार्ज, आपका काम ये है आते ही आते ही आपने ये चेक करनी है कि वेदर ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एंड फंक्शनल, ठीक है। ये नहीं हो सकता है कि जो है जब पेशेंट आ गया तब देख रहे हैं कि यार वाइटल ट्रे या तो वाइटल ट्रे कहाँ चली गई, हाँ इंट्यूबेशन ट्रे किधर है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास में मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, भैया आपको पहले देखना है। अगर हमने जैसे हमने 4 बेड लगा रखे हैं कैजुअलिटी के अंदर, तो हमारे चारों बेड्स के मॉनिटर्स, चारों बेड्स की ऑक्सीजन सप्लाई, चारों बेड्स का सक्शन सिस्टम, चारों बेड्स का ट्रीटमेंट क्या कहते हैं अपना वाइटल ट्रे, चारों बेड की ड्रेसिंग ट्रे, ये सारे आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपका क्रैश कार्ड एक चलेगी, ठीक है। वो तो आपका पॉइजनिंग केस आ गया, आपने एट्रोपिन चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, नॉरेड चाहिए, सब कुछ वो आपका उसके अंदर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका एक इन जनरल जो है पॉइंट जो भी आइटम्स होने चाहिए वो है यहाँ पे। इनफैक्ट आपका जो है थॉमस स्प्लिंट, क्या है थॉमस स्प्लिंट, किस काम में आती भाई? फीमर फ्रैक्चर, थॉमस स्प्लिंट, हाँ जी थॉमस स्प्लिंट, खड़ा हो रखा। थॉमस स्प्लिंट क्या होती है? सर फीमर फ्रैक्चर के लिए लगाया जाता है। फीमर के नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर होगा, इसके पर्पस के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। उसको उससे क्या करते हैं, क्या करते हैं उससे? सर उसको लगा के रखते हैं सर, लगा के रखते हैं ताकि जो है सपोर्ट प्रॉपर उसको सपोर्ट मिल जाए और जितना डैमेज हो गया उससे ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। और कोई चीज इससे जब थॉमस स्प्लिंट की बात चली है तो और कोई ऐसा आइटम? ट्रायंगुलर बैंडेज जो है हम लोग रखते हैं मैडम, यहाँ पे नहीं रखते हैं, रखना शुरू कर दो, ठीक है। ट्रायंगुलर बैंडेज हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसी को नहीं पता, नहीं तो महावीर जी से पूछ लेना, ठीक है। महावीर जी इस पे क्लास चला सकते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज की, ठीक। या जो है गुप्ता सर को साथ बैठा लेना उस टाइम, ठीक। तो जो ट्रायंगुलर बैंडेज बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार हमारे कैजुअलिटी में नहीं होता, क्रेप बैंडेज, ठीक है। अपर लिम्ब को सपोर्ट करने के लिए ट्रायंगुलर बैंडेज, अदरवाइज जो है आपका क्रेप बैंडेज, ठीक है। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि डिमांड जा रही है और ना, इट हैज टू बी प्रेजेंट देयर। आपका शोल्डर फ्रैक्चर का केस कोई आ रहा है या अपर लिम्ब फ्रैक्चर के केस आ रहे हैं, आप ट्रायंगुलर बैंडेज देके उसको कफ एंड कॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रायंगुलर बैंडेज का एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट एड है। ये नहीं हो सकता है कि बंदा इधर से जो है आप आया, इसको जो है नेलिंग करनी है, के वायर डालना वो फालतू की बातें। सबसे पहले आपने उसको जैसी पेशेंट आपके पेशेंट आया है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है मिनिमाइज फर्दर डैमेज, ठीक है। जितना डैमेज हो चुका है उससे ज्यादा डैमेज ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑर्थोपेडिक्स वाला तो बाद में आएगा, तो बाद में ओटी में ले जाकर के उसको जो नेल डालेगा, जो भी डालना उसने अपनी प्रोसीजर करनी है, उससे पहले कैजुअलिटी के अंदर हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर्ली इमोबिलाइज करके, अगर फ्रैक्चर्स के केसेस में इमोबिलाइज करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट करें, ओटी में शिफ्ट करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ये कुछ आपके एक्सपीरियंस टाइप की चीज हो। और कोई आइटम किसी को ध्यान में आ रहा है? हाँ जी, और कोई इक्विपमेंट आइटम कोई भी जो Sir, pulley and weight with sandbag. Pulley weight with sandbag. पुली वेट विद Sandbag. सैंडबैग। तो बेसिक ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर आप इसको थॉमस स्प्रिंट को लगा रहे हैं तो थॉमस स्प्रिंट के लिए क्या होना चाहिए? पुली होती है और साथ में वेट करने के लिए, तो आपको यहीं से लगा के भेजना चाहिए, समझ गए? ये ध्रुव को बुला के, डॉक्टर ध्रुव या डॉक्टर गुप्ता जी फौजी हैं, इनको पता है कैसे लगाते हैं, उनसे पूछ लें, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं समझ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं देखा किसी को ये लगाते हुए, हमें मुझे राउंड पे बताना पड़ता है यार इसको यार कम से कम फ्रैक्शन तो दे दो, ठीक है। एमआरआई की रिपोर्ट का वेट करते हैं, और उससे पहले आपको क्लिनिकली पता लग जाता है फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर है, फ्रैक्चर ह्यूमरस है, कि फ्रैक्चर क्या कहते हैं अपना टिबिया फिबुला क्या है, पता लग जाता है, देखिए क्लिनिकली पता लग जाता है, ठीक है।
देन आपका इक्विपमेंट के बाद में और कोई आइटम है इक्विपमेंट सेट में, कोई और बताना चाहेगा? नेबुलाइजेशन के लिए जो है वो आइटम वो जो है नेबुलाइजर होना चाहिए, है ना? प्लास्टर कटर आपका ड्रेसिंग जो आपका माइनर ओटी है उसमें होना चाहिए, ठीक है? अगर माइनर ओटी पार्ट ऑफ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, इन दैट केस उसमें होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने माइनर ओटी को कैजुअलिटी का पार्ट बना रखा है, तो जो प्लास्टर कटर वहीं पे होना चाहिए। आपके इसके साथ में स्कैल्पल, ब्लेड्स, जब प्लास्टर कटर की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि साहब प्लास्टर कटर काम नहीं कर रहा था, आपका ब्लेड भी नहीं या आपके पास सीजर नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं ये नर्सिंग प्लस इंचार्ज इनका यही काम है देखने का, ठीक है? सबसे पहले आप देखिए और कोई आइटम किसी के दिमाग में आ रहा है? वेट मशीन वेइंग मशीन, क्योंकि आजकल वो कहते हैं कि जो है वेइंग मशीन है, इंची टेप है, फिर ये होने चाहिए। वेइंग मशीन में क्या है, क्योंकि आप उसका बीएमआई चेक कर सकते हैं, एक बार आप उसका हाइट वेट लिख लेते हो, ठीक है? तो उस सिचुएशन के अंदर आपका बाद में जो कैलकुलेशन ऑफ डोज में वो एडवांटेजेस होता है, नहीं तो क्या होता है हम अंदाज से डोज देते हो, ठीक है? और कोई पॉइंट किसी को ध्यान में आ रहा है? आप डॉक्टर साहब काम कर रहे हो दीपक सर, इसमें जो ड्रेसिंग सेट है उसके साथ सूटर सेट और जो चीजें सारी वो उसका पार्ट होगा, माइनर ओटी का पार्ट होगा, वो सारे माइनर ओटी के पार्ट होगा। माइनर ओटी का मतलब ही है कि वहां पे सूचर लगाना, सूचर रिमूवल करना की सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। पॉइजन केस को ट्रीट करने के लिए 4 पोल, पॉइजन केस को ट्रीट करने के लिए 4 पोल, वो आपका जो है ट्रीटमेंट जो ट्रॉली है, ट्रीटमेंट ट्रॉली का पार्ट, ट्रीटमेंट ट्रॉली नहीं, आपके उसमें चारकोल जो है आजकल कम यूज कर रहे हैं, बट फिर भी होना चाहिए। जो पॉइजनिंग केसेस है, आईवी स्टेंट सर, हाँ ठीक है, वो तो उसका पार्ट हो गया। आईवी स्टेंट वो आपके बेड का पार्ट है। आईवी स्टेंट जो है वो बेड का पार्ट है, जो कैजुअलिटी में आपका बेड पड़ा हुआ है वो उसी का उसका ही पार्ट है, ठीक है? कैजुअलिटी बेड, तो कैजुअलिटी बेड हम भूल गए थे इसमें लिखना, तो कैजुअलिटी बेड्स जो है आपके वो होने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपका जो कॉपी पेन पेंसिल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है वो होने चाहिए, पोर्टेबल मॉनिटर, ठीक है? पोर्टेबल मॉनिटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर भी है सर, इसमें एक चीज है ये सर, पीडिया मॉनिटर जो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं सिर्फ। देखो पीडियाट्रिक्स के मॉनिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्ट्रेट वे पेशेंट को सीधे जो है, जो अगर एनआईसीयू टाइप पेशेंट सीधे एनआईसीयू में जाता है, आईसीयू टाइप का सीधा आईसीयू में जाता है, ठीक है? पर उसको नोट कर लो, वो तो मतलब आपका पोर्टेबल क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर जो होता है ना, पोर्टेबल मॉनिटर प्लस पोर्टेबल वेंटिलेटर, क्या कहते हैं वेंटिलेटर, क्योंकि आपको कैजुअलिटी से आईसीयू में पेशेंट शिफ्ट करना है, इन दैट केस भी आपके पास में पोर्टेबल मॉनिटर एंड पोर्टेबल वेंटिलेटर सक्शन मशीन, वो तो आ गया, ऑक्सीजन सेक्शन सब आ गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, ठीक है? ये लॉन्ग लिस्ट है और आपको जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपका पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आता है कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, सुन लो, बैठ जाओ, हाँ जी बढ़ाओ। सबसे पहला रजिस्टर कौन सा होगा? आईपी रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ये प्रोसीजर का ई डॉक्यूमेंट, ठीक है? और बी एसओपी, पेशेंट आएगा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए? फुटफॉल रजिस्टर, जिसमें मतलब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वो रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे ना, हाँ जी, ठीक है? आपका मास्टर रजिस्टर जिसको कहते हैं, है ना? इसमें आपका उसकी एंट्री होगी, ठीक है? जब इसकी इसमें एंट्री कर लेते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? आईपी रजिस्टर, आईपी एडमिशन रजिस्टर, ट्रीटमेंट देगा, बहुत सारी चीजें उससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं। वाइटल रजिस्टर भी होगा मतलब कोई है कि नहीं है? वाइटल नहीं लगते? मेडिसिन का है सर, मेडिसिन का रखते हैं।
मेडिसिन रजिस्टर, हाँ मेडिसिन वाइस है ना, और कोई रजिस्टर? आरबीएस रजिस्टर जो आरबीएस रजिस्टर। आपने अगर आरबीएस को ये वाइटल्स के साथ हो गया ना, हाँ ठीक है। आरबीएस रजिस्टर, आपने उसका ब्लड शुगर चेक किया, लिख दिया, वाइटल्स के बैग को लिख दिया, ठीक है। और क्या होना चाहिए? सर उससे सर रेलवेबल जो सर सामान निकालने ये बाद में आएगा। जब एडमिशन हो जाएगा हाँ। एक सर जो सैंपल रजिस्टर सैंपल सैंपल में गया उसका अलग से रजिस्टर है, हाँ जी सर सैंपल रजिस्टर लो जी। और एबीजी का सर एबीजी में नहीं होता सैंपल के कहाँ जाएगा? इमरजेंसी में उसमें आईपी किसमें? एक बार आपने एबीजी कर देना बिना आईपी के ये रजिस्टर में आप नाम भी लिखते होंगे ना? और कोई डॉक्यूमेंट? इंटूबेशन रजिस्टर है सर इंटूबेशन रजिस्टर, हाइरेक्स मेडिसिन रजिस्टर हाइरेक्स मेडिसिन यूज होंगे पेशेंट में सर देखो इंडेंट, ठीक है। तो सबसे पहला रजिस्टर आपका रजिस्ट्रेशन का, देन आपका इंडेंट, ठीक है। फिर आपके आगे वाइटल रजिस्टर्स आ गए, मेडिसिन रजिस्टर आ गए, है ना, सैंपल वाला आ गया, एबीजी वाला आ गया, ये तो पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपका और कोई रजिस्टर कोई इंपॉर्टेंट? हैंड ओवर का सर एमएलसी एमएलसी कौन सा हो गया? एमएलसी एमएलसी और पीआई रजिस्टर पीआई पीआई रजिस्टर, जो आप उसको थाने में भेजते हो, हाँ जी सर हां ठीक है। अभी तक पेशेंट ना एडमिट हुआ, फिर आपका डेथ रजिस्टर है ना, ब्रॉट इन डेथ इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रॉटन बीआईडी, ठीक है, ठीक। जेआईडी हो गया, इंटूबेशन रजिस्टर, ठीक है। अभी तक आपने डिसीजन शायद ले लिया होगा कि पेशेंट को हमने क्या करना है, एडमिट करना है, ठीक है। तो इंटीमेट कर ही दिया आपका, इंजेक्शन टीटी का रजिस्टर सर हाँ, इंटीमेट कर दिया। इंजेक्शन अलग से, टीटी अलग है? अलग है, टीटी हाँ, टीटी रजिस्टर टीटी रजिस्टर है जिसमें टिटनेस टॉक्साइड है, हाँ प्लस वैक्सीनेशन कोई किया आप कर रहे हो बायोमेडिकल, ठीक है। अगर कर रहे हो तो एज पर पॉलिसी तो वैक्सीनेशन रजिस्टर भी होना चाहिए। फिर क्या है? हाईएस्ट मेडिसिन देन आपका हाई रिस्क मेडिसिन है ना, इसमें पूरा लिस्ट दे रखी है, इसमें करीब 32 रजिस्टरों का नाम दे रखा है, हाँ सर ठीक है। इसमें क्या बोल, इसने जो इसके बाद अगर मैं इससे अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो इमरजेंसी ओपीडी रजिस्टर है, जिसको मास्टर रजिस्टर भी बोल रहे हो या रजिस्ट्रेशन वाला बोल रहे हो। मास्टर रजिस्टर, आरबीएस रजिस्टर, पेशेंट्स वैल्यूएबल्स डाल दिया, लैब का जो आप सैंपल रजिस्टर है, मूवमेंट ऑफ पेशेंट, हाँ मूवमेंट हाँ, जो इवैक्यूएशन, जो कि इवैक्यूएशन डिपार्टमेंट वाला रजिस्टर कहोगे जिसको, है ना। स्टॉक मेडिसिन यूज, सीएसएसडी ऑटोक्लेव के लिए अगर भेजना है, ठीक है, जो आप फ्रीक्वेंट भेजते हो। हाई रिस्क मेडिसिन रजिस्टर, टीटी, वो इमरजेंसी टीटी इंजेक्शन रजिस्टर, इमरजेंसी एबीजी रजिस्टर, इंटूबेशन, इंडेंट, लोन रजिस्टर, आप जो कोई इक्विपमेंट लोन पे ले रहे हो, ठीक है। बीआईडी रजिस्टर, एमएलसी रजिस्टर, पीआई जो रजिस्टर आपका जो हाई रिस्क इंडेंट रजिस्टर, इंटरनल रिपेयर कंप्लेंट्स, ठीक है। हैंडओवर रजिस्टर, इमरजेंसी इंचार्ज का कोई रजिस्टर है, असेसमेंट रजिस्टर, ये असेसमेंट कौन सा है? सर जो हैंडओवर डाल देने स्टाफ पे असर ड्यूटी सर जो नर्सिंग क्रिटिकल वैल्यू रजिस्टर कोई अगर आपका है, है सर मेडिसिन रिटर्न रिकॉर्ड अगर आपकी पूरा सरप्लस मेडिसिन रिकॉर्ड वापस नियर एक्सपायरी मेडिसिन का रजिस्टर है, डेथ का आगे ऑलरेडी पहले से, ठीक है। लिनिन कंप्लेंट रजिस्टर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन से रिलेटेड है एरर, है ना, मेडिकेशन एरर रजिस्टर। एक और रजिस्टर है जो कि एनएबीएच वाले बड़ा पूछते हैं, हाँ जी मैडम, निडल स्टिक इंजरी सर, निडल स्टिक इंजरी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स इमरजेंसी में 72
आवर्स में कोई पेशेंट सेम कंप्लेंट के साथ आया है? वापस आया था, हाँ, सर। है ना? तो विद इन 72 आवर्स रिटर्न इमरजेंसी है, का है, रजिस्टर सर। है ना? एक और रह गया, ये एनएबीएच वाले उस रजिस्टर को बहुत पूछते हैं। वो पॉलिसी के बारे में होलिस्टिक मेडिकेशन अगर और सर जो मेन है वो तो सर तेरे को जो हॉस्पिटल में 100 डेज की इंजरी होती है असेसमेंट तो मेडिकल मतलब वो मास्टर रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। असेसमेंट हो गया। असेसमेंट उसके अलावा आपका जो है क्रैश कार्ड का रजिस्टर अलग है, जंप किट का रजिस्टर अलग है ना? लासा मेडिसिन अलग है, डिस्कार्ड मेडिसिन अलग है, वो हाँ आरएमओ एंडोवर मेडिसिन एंडोवर ये सब है। फिर भी एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है जिसको एनएबीएच वाले बहुत पूछते हैं। एंडोवर रजिस्टर सर ना एंडोवर मतलब चला देते हो, कोई उधर गया इधर गया, ठीक है? जिस रजिस्टर के बारे में ये अटक जाते हैं, इनको पता है कि ये इस रजिस्टर के बारे में होते भी इनको मिलेगा नहीं, ठीक है? हाँ जी मैडम। आईपीडी नार्कोटिक्स मेडिसिन, नारकोटिक का आजकल रखते ही नहीं हो आप, तो रजिस्टर की जरूरत ही नहीं है। नारकोटिक जहाँ रखता है वो रखेगा, फार्मेसी वाला रखेगा, आईसीयू वाला रखेगा, ओटी वाला रखेगा जहाँ यूज करना है। इमरजेंसी में आप आजकल करते नहीं हो, मॉर्फिन पेथेडिन आती नहीं आजकल, ठीक है? तो एक जो एनएबीएच वालों का पेट क्वेश्चन है सर टाइम को लेकर वो तो जो टाइम वाइम वाला वो ठीक है, वो तो हो गया, वो है ना? उसको क्या बोलते हो, टाइम मैनेजमेंट जो करते हो आप? इनिशियल असेसमेंट वो इनिशियल असेसमेंट टैट। करते हैं और डॉक्टर वाला वो तो मास्टर वो हो गया, सर। टैट रजिस्टर अलग हो गया, वो मास्टर रजिस्टर जो आपको टाइम से मिल जाता है, उसमें सब मिल जाता है, ठीक है? सीपीआर एंड सीपीआर यानी कि सीपीआर कर रहे हो तो उसमें रख लोगे अलग से, पर इनका एक बड़ा प्यारा रजिस्टर है, ठीक है? ये बड़ा प्यारा ट्रे है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एमएसडीएस। हाँ एमएसडीएस जो एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या है जी? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मेडिसिन मटेरियल डाटा डेटा शीट, है ना? ये एनएबीएच वाले और कहीं नहीं पकड़ेंगे तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में इसमें पकड़ ले, ठीक है? एमएसडीएस, ठीक है? तो ये आपका होना चाहिए मैडम। है सर, है सर, है। हाँ जी मैडम, एमएसडीएस रजिस्टर समझ में आ गया? हैं? हाँ, अब दोबारा बताओगे खड़े होके, एमएसडीएस रजिस्टर क्या होता है? मटेरियल मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, व्हाटएवर केमिकल पॉइजन्स यू आर यूजिंग, उसके क्या क्या इफेक्ट, उसका सोर्स क्या है, उसकी डोज क्या है, ठीक है मैडम? उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है, इसकी एंटीडोट क्या है, ठीक है? तो जो केमिकल पॉइजन्स आप यूज कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट और क्लीनिंग, एनीथिंग, ठीक है? उसकी डोज, नॉर्मल डोज कितनी है, साथ में उसकी हाई रिस्क डोज कितनी, कितने पे बंदा मर जाएगा, ठीक है? और उसकी एंटीडोट क्या है, ठीक? ये एमएसडीएस रजिस्टर होता है, बाकायदा उसका किट बना हुआ होता है, उसमें उसके सैंपल्स रखे हुए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये चार्ट बना होगा ऐसे, ये जरूर देखो, ठीक है? ये एमएसडीएस जो है ये एनएबीएच वालों का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी तो फ्रिज के टेम्परेचर रजिस्टर, फ्रिज रिकॉर्ड क्या क्या है वो तो रूटीन की चीजें हैं, ठीक है? ये चीजें आपकी हो, ठीक? तो करीब 18 प्लस 32-50 हो गए, इतने रजिस्टर ना हो गए तो पेशेंट को ट्रीट करोगे, बात जमीन ही ना है कि नहीं? तो आजकल क्या प्रॉब्लम होगी सर, 50 है सर, जो डिपार्टमेंट 50 रजिस्टर मेंटेन करेगा तो वो एक पेशेंट को कैसे देखेगा ढंग से, वो तो उसका दिमाग तो आधा तो वहीं घुमा रहेगा, ठीक है? तो ये जो जिसको कहते हैं क्लैरिकल थिंग्स, जो है क्वालिटी के चक्कर में जो है, और क्योंकि अमेरिका से हम सीख रहे हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्री से हम क्वालिटी सीख रहे हैं, बताती नहीं थी क्वालिटी, ठीक बात है सर? तो उनसे सीख रहे हैं, वहां पे एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं, पेशेंट भी कम हो गए, है ना?
वहाँ पे पेशेंट तो कम होते हैं ना, वहाँ पे तो 10 पेशेंट देखने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं भैया आई एम टायर्ड, 10 पेशेंट के बाद या 12 पेशेंट के बाद, यहाँ 100 पेशेंट के बाद में कहता है यार कोई बात नहीं, चाय पिला यार, देखी जाएगी, वो भी 100 देख ले, पता है सुन। तो मतलब हमने 200-300 पेशेंट देखे रोज के रोज, ठीक है, वहाँ 10 पेशेंट 15 20 पेशेंट मैक्सिमम होते हैं शायद, जिसके बाद कहता है जी आई ओवर, ठीक है, आई एम टायर्ड। यहाँ 20 के बाद कहते हैं कि यार आप तो पेशेंट नहीं आया, नहीं इसमें तो ये कहते हैं ना खाली बैठे, कहने का मतलब है तो ये 50 रजिस्टर के इसमें लिखे हुए, तो जो भी है जो सिस्टम चल रहा है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोसीजर में, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था एसओपीज, है जी। तो एसओपीज के बारे में ये क्या नाम है, रानू मैडम बताएंगी। सबसे पहले उसको मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या फ्लो रहेगा, उसको वार्ड तक या आईसीयू तक शिफ्ट करने का सबसे पहले तो इसकी एसओपी होगी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल एसओपी हो गया, हाँ। सबसे पहले क्या होगी, डिपार्टमेंटल एसओपी। ये डिपार्टमेंट जो है, हाउ दिस, क्या इसका मैन पावर है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसमें इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें ये हैंडल कर सकता है, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंटल एसओपी, ठीक है, जो कि एक वो आपके मास्टर लेजर के अंदर मास्टर जो रजिस्टर एसओपी है उसमें वो लगाओ, ठीक है। अब आपकी हो गई यहाँ दूसरी, अब बताओ सर। और एक चीज होती है कि इमरजेंसी के स्कोप्स कि स्कोप ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज क्या क्या है, कौन कौन सी इमरजेंसी सब हैंडल करते हैं। कौन कौन सी इमरजेंसी स्कोप, कि हमारा क्या स्कोप है, ठीक है, हम व्हाट ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज वी कैन हैंडल एज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये इमरजेंसी नहीं करते। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में एनएबी एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है आँख की इंजरी आएगी तो नहीं अटेंड करूंगा, नाक की आएगी तो अटेंड नहीं करूंगा, हेड की आएगी तो अटेंड नहीं करूंगा, ठीक है, अनलेस अनटिल आप जो हैं स्पेसिफिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, इस टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर स्कोप इज अनलिमिटेड, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्रेडिटेड फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हो गया स्कोप का हो गया, ठीक है जी, ये देख लेना मैडम। और नेक्स्ट उसके बाद अगर पेशेंट आता है तो उसे जल्दी से जल्दी अटेंड करना है, मतलब जैसे पेशेंट आया तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ट्राइएजिंग करके। हाँ नहीं वो तो है, बट उसमें इस एसओपी को क्या नाम देते हो, ट्राइएज एसओपी बोलते हो, है ना, ट्राइएज, जो कि हमने रिसेप्शन में करनी, क्या करनी है, रिसेप्शन में हो जाना है इसका ट्राइएज, ठीक है। ट्राइएजिंग ऑफ पेशेंट या कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट दोनों काम है, ठीक है, कैटेगराइजेशन, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद सर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले पेशेंट को वो अटेंड करेंगे और साथ साथ नर्सिंग का वाइटल वगैरह वो उसमें आ गया ना, प्रोसीजर वो आ गया हो, हाँ, मतलब ये वो प्रोफेशनल सिस्टम चलता है वो, ये ठीक है। रहेगा। वो जो है डॉक्टर ने देख लिया, वाइटल हो गए, वो हो गया, हमने वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ट्रायल होकर के वो बेसिकली प्रोफेशनल जो चीज हो रही है आपकी, मतलब वो ट्रेनिंग हो रखी है सब सिस्टम की, डॉक्टरों की भी, डॉक्टर ने देखना है, इसने देखना, वो देखना, ट्रीटमेंट करना होगा, है ना, वो उसके लिए उस टाइप के एसओपी के लिए कोई नाम नहीं दिया होता, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उसके नाम पे कोई एसओपी नहीं, वो एसओपी है आप पढ़ के आए हो यार, एमबीबीएस की डिग्री लेके आए हो, ये नर्सिंग की डिग्री लेके आए, मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो काम है उस काम के लिए अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है, उसके लिए तो किताबें लिखी हुई है ना, उसके लिए यू आर ट्रेन्ड, यू आर रजिस्टर्ड, आपको पता है कि बर्न का केस आएगा तो हम क्या करें, तो वो बर्न के लिए एसओपी अलग है, इंटुबेट करना है तो उसकी एसओपी अलग है, आपने उसको शिफ्टिंग की एसओपी अलग है, कि अगर हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना चाहते हैं तो हाउ टू शिफ्ट, उसकी एसओपी से, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एसओपीज है, ठीक है। शिफ्टिंग के एसओपीज में क्या होगा, जैसे आपको आईसीयू में शिफ्ट करना है, इसका मतलब ये है कि पहली चीज क्या होनी चाहिए कि
ट्रॉली शुड बी इक्विप्ड विद मॉनिटर एंड पोर्टेबल, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर। ठीक है, पहली शर्त है उसकी। आपने अगर इंटूबेट, क्यों, क्योंकि जो है अगर ये चीजें नहीं है तो आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको, मतलब वेंटिलेशन मतलब ये है कि उसमें अमूब है, अगर वो वेंटिलेटर नहीं अमूबेगा है ना, तो आपका एसओपी का पार्ट होगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक वो, तो जैसे शिफ्टिंग के लिए एसओपी क्या हो गई, ट्रांसफर, शिफ्टिंग, ट्रांसफर के लिए, है ना, इंटरनल ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के लिए एसओपी। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसको लिख लो, ये एसओपी का मतलब ये सिर्फ पैराग्राफ बना के टक बस, है कि नहीं। कोई पेशेंट और स्पेसिफिक जो है, डिजीज स्पेसिफिक, DISEAS, डिजीज स्पेसिफिक एसओपी क्या होंगे, स्पेसिफिक एसओपीज कि बर्न केस की, फॉर एग्जांपल बर्न केस, एमआई का केस, हेड इंजरी केस, अरे कोविड भूलो यार, हेड इंजरी अगर क्या करोगे, ठीक है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसके लिए क्या है ना, ये डिजीज स्पेसिफिक या प्रोसीजर स्पेसिफिक जो है एसओपीज हैं। ये आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या होते हैं वहां पे लिखा होता है कि साहब इंटूबेशन चार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर आपको एरो डायग्राम बना करके लिखा होता है कि पहले स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप। पॉइजनिंग का केस आएगा तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। ठीक है, हेड इंजरी का केस आएगा, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। ठीक है, कहने का मतलब ये कि वो आपके सिस्टम में दीवार पे पेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में काम कर लेना। बनी बनाई भी आती है, मार्केट के अंदर कैलेंडर्स आते हैं, कैलेंडर फॉर्म में आती है, या वो भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके प्रोसीजर स्पेसिफिक जो है एसओपीज हैं, वो आपकी वॉल पे होनी चाहिए। जो आया पेश आया ठग से अपने देख लो, जरूरी नहीं हर चीज याद है। एंटीडोट के लिए क्या होती है, एंटीडोट के लिए जो पॉइजनिंग के केस हैं उसमें आप किताब थे ना खोलोगे उस टाइम पे में जो कॉमन पॉइजनिंग्स हैं उसकी ड्रग का नाम और वो साथ में चार्ट बना होता है, आप उसमें ठग से देखा, आपने देख लिया, कर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसजीएस को तो आप कहाँ ढूंढोगे, उसमें तो वो रखा होता है साइड में, कोने से कागज लगा होता है, बट ये इसका अगर चार्ट आपके पास बना हुआ है, दीवार पर लगा हुआ है, कॉमन पॉइजनिंग का आप कर लेते, हेड इंजरी का आप कर लेते, ठीक है, एमआई का आप कर लेते, ठीक है, इंटूबेशन करने का आप कर लेते। ठीक है, ये कहने का मतलब ये आपका ऑब्स्टेट्रिक का केस आया तो उसमें हमारी 1 2 3 4 5 क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये आप अपनी जो है स्पेसिफिक प्रोसीजर स्पेसिफिक है। और कोई सर एमएलसी केसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है? एमएलसी रजिस्टर्स हैं। हाँ सर, और मतलब पीआई कब कटने की कौन-कौन से केस में यूज है? और वो एमएलसी से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने अपने मेडिकल लीगल क्लास में ये चीजें बताई हुई हैं कि एमएलसी कब काउंट करोगे। ठीक है, तो एसओपी रिलेटेड टू एमएलसी, एसओपी रिलेटेड टू पीआईडी, ठीक है, एसओपी रिलेटेड टू इंजुरीज, इनके अलग अलग रजिस्टर्स भी हैं। ठीक है, तो किस किस केस में हम जो है एमएलसी करेंगे, ठीक है, उसके अलग से जो मेरी क्लास की हुई है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, एमएलसी के अंदर जो जितने भी आपके अननेचुरल चीजें हैं, बर्न से लेकर के, इंजरी से लेकर के, पॉइजनिंग से लेकर के, है ना, और जहां पे आपको या ओटी डेथ है या व्हाटएवर, है ना, वो सारे एमएलसी के केसेस। ठीक, आपका जो है क्रिमिनल अबॉर्शन केसेस हैं, तो जहां पे भी आपको ये लगे एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज नर्सिंग ऑफिसर, आपको ये लगता है कि मुझे कानून की जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ, ठीक है, ये इंजरी क्यों हुई, तो कैसे हुई, ये पॉइजनिंग क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक, ये डिलीवरी हुई है मगर आपको लगता है कि ये कुछ डाउट लग रहा है आपको, साहब इसको कोई दवाई दे दी गई होगी, है ना, तो जहां पे भी आपको डाउट लगता है, जहां पे हमें कानून की जरूरत है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, उस जगह को वो उठ के लिए एमएलसी रजिस्टर, जहां आपको डाउट, अपना रजिस्टर उठाइए, उसमें एंट्री करिए। ठीक है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। जब एमएलसी आप लिखेंगे तो उसमें एक चीज याद रख लेना
किसी भी चीज के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, जैसे शरीर है, हेड, बॉडी एंड लेग्स, ठीक। सिमिलरली एमएलसी रजिस्टर, उसके भी 3 पार्ट। उसके हेड में क्या लिखना है आपने, पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट लिखना है, प्लस उसको कौन लेके आया, पुलिस वाला लेके आया है तो पुलिस वाले का बैच नंबर क्या है, ठीक। कोई रिश्तेदार लेके आया तो रिश्तेदार का नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी रखनी जरूरी है। उसका फोन नंबर लिख लीजिए, आज के जमाने में फोन नंबर लिखना जरूरी, लिखोगे आप उसको दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पेशेंट के कम से कम 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा, बैठ पेशेंट के कम से कम 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा, हमेशा याद रख लेना। आजकल उसका थंब इंप्रेशन भी लेते हैं, ठीक है। बच्चा है तो उसका फुट इंप्रेशन ले लेते हैं, दोनों पैरों का फुट इंप्रेशन लेते हैं, ठीक है, पता है सर। तो ये आपको लेना, उसकी केस शीट पे ही ले लेते हो आप, जो एमएलसी रजिस्टर है उसमें ले लेते हो, ठीक है, ये लिखना जरूरी। फिर आपने हेड टू टो उसकी हिस्ट्री ब्रीफ में, तो हिस्ट्री में नहीं लिखते कि भाई पेशेंट मेट विद एन एक्सीडेंट, एलएस टू बी मेट विद एन एक्सीडेंट एट सो एंड सो प्लेस एट सो एंड सो टाइम, ठीक है, बाय और हिट बाय सो एंड सो ट्रांसपोर्ट और स्लिप एज स्टेटेड बाय पेशेंट और अटेंडेंट, ठीक है। ये आपने बताना, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। देन आप उसकी पूरी हिस्ट्री लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो, क्या करना है, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन लेना करना है। जब हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन कर देंगे तो उसमें आपकी देन आप अलग से लिखेंगे इंजरीज। इंजरीज भी आपने हेड टू टो नोट करनी है। आपने देखा होगा कि एमएलसी रजिस्टर में पीछे वाले पेज के ऊपर या एमएलसी में आजकल जो ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन में आपको बॉडी का डायग्राम दिखता है, उस डायग्राम के अंदर आप जो है मार्किंग करते हो, ठीक है। रजिस्टर होता है तो रजिस्टर पे कागज के ऊपर मार्किंग करते हो। बाई चांस आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा, अपना रजिस्टर उठाना है, उसमें एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये करके जो तीसरा पार्ट इसका है नीचे, आपने अपने पर्टिकुलर्स देने, क्या देने, आपका पूरा नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्टर साहब का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपॉइंटमेंट, ठीक है, एंड आपके नाम की स्टैम्प, ये डालने जरूरी है। जब आप ये लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि डॉक्टर्स लोग बहुत ज्यादा जो आरएम होते हैं वो अपना नाम लिखते बड़ा शर्माते हैं। तो भाई एमएलसी रजिस्टर देख के कोई आपको लड़का लड़की पसंद नहीं करेगा, पहले बता दो। एमएलसी देख के आपको पुलिस वाला पसंद करेगा, भाई डॉक्टर साहब बड़े भैया, इन्हें पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, समझ गए। तो अपना पूरा नाम लिखिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, स्टेट मेडिकल काउंसिल का या जो भी दिल्ली मेडिकल काउंसिल या एमसीआई का, ठीक है, एंड अपना एम्प्लॉय कोड लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा, तो एंड अपने नाम की स्टैंप लगा, ठीक है। बाई चांस अपने नाम की स्टैंप नहीं है तो हॉस्पिटल की नाम स्टैंप लगाएं, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखें। हमेशा ये होता है डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस, वो आप लिखें उसके बाद। अगर आपने डेट लिखी है, टाइम नहीं लिखा है, even then you are at a fault। अगर आपने टाइम नहीं लिखा है, हमेशा याद रखें, कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं with special reference to MLC, date and time is a must, otherwise in all case sheets, पेशेंट की केस शीट है, पेशेंट जो है उसमें आपने डेट एंड टाइम डालना जरूरी है। कहीं पे आपको लगता है, कहीं से ये स्टेटमेंट लगता है कि भाई ये अपने आप गिर गए, आपको लगता है कि यार लगता है सही स्टेटमेंट है, उस सिचुएशन में आप इंजरी रजिस्टर है, आप एमएलसी रजिस्टर में एंट्री करके उसको इंजरी रजिस्टर अलग से होता है, उसमें भी सेम चीज, सेम कॉलम्स है एमएलसी वाले, आप उसको लिख के अपने रजिस्टर कर लेते हो, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है तो आप कहते हो कि हाँ जी यार हमें उस समय नहीं लगा था, बट हमारे पास इंजरी रजिस्टर में नोटेड, ठीक है, जिसको नॉन एमएलसी रजिस्टर बोल सकते हैं। एमएलसी रिव्यू सर, एमएलसी रिव्यू जो एमएलसी नहीं करते उसका रिव्यू कर देते हैं जैसे नहीं, जब हमने काटी नहीं, जब हमने एक तो क्लियर कट एमएलसी है, एक ये है कि यार आपके सामने बंदा गिर गया या और मैंने, है ना, तो आपका नॉन एमएलसी रजिस्टर, इसको इंजरी रजिस्टर को है सर, हमारे ऐसा है इंजरी रजिस्टर, उसके थंब वगैरह साइन वगैरह सारा तो सब कुछ करना है, सारे कॉलम सेम है, सिर्फ आप उसकी पीआई नहीं भेज रहे हो,
पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता, आपको पता है कि ये अपने पास रिकॉर्ड एमएलसी में हमारे पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है, सो दैट इन केस ऑफ कल को साल 2 साल के बाद कोई चीज बढ़ के आती है तो कहते हो हमें नहीं लगा उसने एमएलसी करता था, कोई अपराध थोड़ी समझ कर दिया, ठीक है, हमारा पूरा रिकॉर्डेड। देन ब्रॉट इन डेड रजिस्टर, पेशेंट किसी हॉस्पिटल से चला, सपोज ये सही से चला या इसी चीज से चला है, सीजीसी डिस्पेंसरी से चला, ये पास के सर्वोदय से चला, आपके पास में जो है आया है और आपने रिसेप्शन पे देखा, क्या देखा? चार्ट डिपार्टमेंट बताया ना मैंने, रिसेप्शन, रिससिटेशन, ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन, आपने देखा कि पेशेंट इज ऑलरेडी डेड, तो आप उसको बी ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर करते हैं। ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर के अंदर आप उसमें कॉज नहीं लिखते हैं, आप उसमें पूरे पर्टिकुलर्स लिखेंगे उसके ब्रॉट इन डेड में, ऊपर पेशेंट के पूरे पर्टिकुलर्स कौन लाया, उसके नाम, नंबर, व्हाटएवर, आइडेंटिटी जो भी करना, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक, कोई इंजरी जो उसका एग्जामिनेशन, कोई इंजरी कोई मार्क वार्क तो नहीं है ना, या कोई और मार्क तो नहीं लगता, प्रोमिनेंट मार्क तो नहीं, कोई इंजेक्शन के मार्क तो नहीं है ना, आपने अपने पर्टिकुलर्स लिखे हैं। मगर कॉज ऑफ डेथ जहां लिखना होता है वहां पे लिखना होता है ब्रॉट इन डेड, कॉज नॉट नोन, कॉज नॉट नोन, कॉज अननोन नहीं लिखते, कॉज नॉट नोन, ठीक है। एंड देन आप लिख देते हैं क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम, पीएम रिकमेंड, उसके बाद आप जानो और पुलिस जाने, मतलब पेशेंट जाने, अटेंडेंट जाने या पुलिस जाने, आपने लिख दिया पोस्टमार्टम रिकमेंड, कहानी खत्म, पीआई भेज दी, ठीक है। और उसके बाद पुलिस वाले वो जाने अपना स्टेटमेंट, वो अपना इंक्वायरी करेंगे, इंक्वेस्ट करते हैं, पहले इंक्वेस्ट होती है, उसमें उनको पुलिस वालों को लगता है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्टमार्टम, तो अपना हैंडओवर कर सकते हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ है रिक्वायरमेंट, तो अपना उसको सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। आप और हम जो है पोस्टमार्टम नहीं करते, ठीक है। टर्शियरी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, दे आर नॉट अलाउड टू डू द पोस्टमार्टम। तो सर डीसी देना पड़ेगा, बता दिया मैंने, ब्रॉट इन डेड में क्या लिखा मैंने, मैं उसी को तो डिस्क्राइब कर रहा था आपको, कॉज नॉट नोन कहां लिख रहे हो आप, डीसी पे लिख रहे हो, ठीक है, एंड ब्रॉट इन डेड इसको एंट्री कर लो उसकी, तो डीसी में आपने वही पॉइंट, वही वाले पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है, जो कॉज ऑफ डेथ जब लिखते हैं वहां पे कॉज नॉट नोन हमें नहीं बताते, ठीक, अननोन और नॉट नोन में दोनों फर्क है, ठीक है। और उसमें पोस्टमार्टम रिकमेंडेड आप लिख के साइन कर देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिख देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं, हॉस्पिटल की स्टैंप लगाते हैं, ठीक है, और अपना अप्लाई कर देते हैं। फ्लैट इसीलिए सर निकाल ले यार, जब मेरा डिक्लेयर ही कर दिया निकाल ले, इसी कौन मना कर रहा है तेरे को, ठीक है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है, ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है निकालना, ये पहली बता दूं। आपका क्लिनिकल असेसमेंट इसी मशीन लेकर घूम रहा है इधर से उधर बाहर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है फ्लैट ईसीजी लगाना, निकलवाते हैं बाहर एम्बुलेंस में लगाते वो एक निकालना, वो आप एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दे रहे हो, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हो, एविडेंस के लिए लगा, क्या कर रहे हो, मैंने अपनी सुविधा के लिए कि मैंने जिंदे को डिक्लेयर नहीं कर दिया बस। अदरवाइज अगर आप में क्लिनिकली दम है, हमने आज तक नहीं निकलवाया, पता कितने डिक्लेयर किए होंगे, हमने कभी ईसीजी नहीं, हमने कहा, हम तो कह रहे हैं सर्टिफिकेट कागज पे साइन करके दे रहे हैं भाई, ईसीजी निकलेगा तो क्या मरेगा नहीं बंदा, ठीक है। रिकॉर्ड है मैंने आज तक जितने साल प्रैक्टिस की, 20-22 साल जो की है, कभी हमने ईसीजी नहीं निकलवाया, क्लिनिकली लिख रहे हैं ना, सब कुछ लिख करके साइन कर रहे हैं नीचे, ले भाई, ठीक है। तो ये जो है आपको, अगर आपको डाउट है, ठीक है, हमें कभी कोई डाउट नहीं होगा वैसा, जिसको डेट डिक्लेयर करना, ठीक है। आजकल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लिख देते हो, ठीक, कि बंदा जा करके वो शमशान में ले गए, उस पर लिटाया, कहता जी हाँ जी मैं कहा हूँ, तो फ्लैट इसी तो उस टाइम आ सकती है, उसके टाइम कार्डियक अरेस्ट हुआ है, फ्लैट ईसीजी आ गई, आपने बोला मर गया, क्लिनिकली क्या देखा आपने, क्यों मैडम ऐसा हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता भाई, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ईसीजी एक बार को फ्लैट आएगा आपका, ठीक है,
फ्लैट आएगा, अभी जिसने कहा फ्लैट आया, लो जी डिक्लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद कोमा में चला गया, क्या बोलते हैं उसको, समाधि में चला गया, एक तरह से बोलोगे आप, है ना। और फिर वो वहां जाके जाग गया कि मैं गाँव, तो भाई क्लिनिकली देखोगे, कैरोटिड देखोगे, हार्ट का करोगे, रेस्पिरेशन चेक करोगे। इसलिए कहते हैं वाइटल्स अपने क्लिनिकल सिर्फ ईसीजी के ऊपर मत जाओ, ईसीजी से ओनली ईसीजी, फ्लैट ईसीजी पे चलेगे तो मरोगे कभी। और भाई हार्ट बीट तो सुनोगे उसकी, रेस्पिरेशन तो चेक करोगे उसका, पीपल तो चेक करोगे उसकी, डायलेटेड फिक्स पीपल तो चेक करोगे, ये कुछ नहीं चेक करोगे, ठीक है। वो एक एडिशनल वो है डॉक्यूमेंट्री बस। ये हो गया ब्रॉट इन डेट का बता दिया मैंने। और कोई किसी को कुछ दिमाग में कुछ पॉइंट आ रहा है तो, या क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बात या डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर एक चीज और होती है इमरजेंसी में, डिजास्टर मैनेजमेंट। एकदम से किसी बस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे एग्जांपल 20 पेशेंट से किया, हाँ 20 किया ना शुरुआत 20 पेशेंट से की है, ठीक है। 20 का मतलब वहीं से की कि वहां पे उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या होगा, मैं इनका क्या रोल है, क्या रोल है, वो बता दिया, ठीक है। और कोई पॉइंट, अच्छा पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड बी इक्विप्ड, ठीक है। आज मैडम देख लो, उधर बात मत करो। डिजास्टर का अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो व्हाट ऑल एक्शन यू विल बी डूइंग, दीपक बताओ। पहली बात तो इसको कौन सा कोड होगा लागू होगा इसके ऊपर, डिजास्टर के ऊपर, एक्सटर्नल डिजास्टर, एक्सटर्नल डिजास्टर येलो, ठीक है। हाँ कौन बताएगा सर? कोड येलो जो हॉस्पिटल में अनाउंस करवाएंगे, ये कौन, आपको कौन बताएगा? लाइक सर कोई से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि पुलिस वाले लाइक कॉल करके बोल सकते हैं रिसेप्शन से कि मैम आपके हॉस्पिटल के पास कोई बस एक्सीडेंट हुआ है, और कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है सर। ये डिसीजन किसका है कोड येलो अनाउंस करने का? हाँ जी कमला मैडम, मैनेजमेंट का डिसीजन, ठीक है। क्योंकि जिसके पास भी इंफॉर्मेशन आई है, यू गॉट टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पता है कि मैं कितनी कैजुअलिटीज के लिए इक्विप्ड हूं मेरा हॉस्पिटल, ठीक है। हो सकता है आपको ना पता हो मेरे पास आईसीयू बेड है कि नहीं, और हो सकता है आपको ना पता हो कि ओटी का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट को इस चीजों की जानकारी होती है कि मेरे पास कितने पेशेंट टेस्ट हैं, हाउ मेनी पेशेंट आई कैन टेक, हाउ मेनी पेशेंट आई कैन टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो जो है डिजास्टर क्या बोलते हैं इसको, नहीं वो कोड येलो। तो कोड येलो जो है उसको ये हायर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो अनाउंस कराएगा, ठीक है। और आपको पता है, आपको पता है आप बता दोगे, ठीक है। फिर हायर मैनेजमेंट अपना चेक बैक करेगा, ठीक है। तो इन चीजों का जो है हमने ध्यान रखना होता है। और कोई पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा हो? कोड ग्रे भी होता है। कोड ग्रे क्या होता है जी? नया चल पड़ा आजकल ये पैंडेमिक वाला, ठीक है। पैंडेमिक होने से पहले जो है आपको पता लग जाएगा, इसलिए कोड ग्रे अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड ग्रे गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस करेंगे, ठीक है। आपको मुझे करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक। और एक और रह गया आजकल, एक और रह गया वी वायलेट वाला, जो वायलेंस वाला, हाँ ये क्या कोड होता है सर? ये तो है जो कुछ झड़प वगैरह हो जाती है आपस में, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में, हॉस्पिटल के अंदर अनरेस्ट हो रहा है, लोग जो हैं काफी लोग आ गए हैं, कुछ परेशानी करने के मूड में हैं, लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हैं, तो जो समय पे क्या होता है कोड वी वायलेट जो अनाउंस होता है। कोड वी सपोज अनाउंस हो गया, ये सिक्योरिटी वाला कौन है कोई सिक्योरिटी का यहाँ? हाँ जी आनंद खड़ा हो जाओ। कोड वायलेट अभी इन्होंने याद लास्ट में याद दिलाया, वो अनाउंसमेंट हो गया है, देन व्हाट इज योर रोल? हम अपने सर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, जो जहाँ भी जो उसको भी पता लग जाए, जिसको पता उसको भी पता लग जाए जी। अनाउंसमेंट तो भी सुनेगा। हाँ हमारा रोल होगा सर, हम लोग को सुने हैं, उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें।
कैसे सुने? कान लगा कर। तो कैसे सुने? सुन तो तुमने लिया, तुम्हें पता लग गया, वायलेट अनाउंस कर दिया, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया है। तो आपका क्या रोल रहेगा एज ऑपरेशन हेड? आप ऑपरेशन मैनेजर है, सीनियर मोस्ट है, रात हो रहा है या दिन हो रहा है, आप क्या करो? जिस एरिया पे अनाउंस हो रहा है वहाँ पे जो पहुँचने की कोशिश करेंगे, साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी। सबसे पहले जो है ये जैसे आशुतोष ने बताया कि उसमें एरिया अनाउंस हो रहा है, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रीच देयर। अगर आप वहां पहुंचोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो सिक्योरिटी वाले हैं, पीएसओज हैं, है ना, दे आर सपोज्ड टू बी रीचिंग देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहां किसी डॉक्टर को पहुंचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर पिटेगा, समझे कि नहीं? मगर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ऑपरेशंस के लोग हैं, उन लोगों का वहां पे सबसे पहले पहुंचना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों का पहुंचना जरूरी है, ठीक है, सो दैट कि चीजों को समझ के एज ऑपरेशन मैन सपोज क्या कहते हैं आशुतोष पहुंच गया या आनंद पहुंच गया वहां पे, इस सिचुएशन को एकदम से असेस करेंगे आप हो क्या, ठीक है, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट वाले लोग हैं। इमीडिएटली इनको लग रहा है कि ये जो है बंदा जो है, तो ऐसा लगता है कि इसको बात किया जा सकता है, इमीडिएटली उसको सर आइए हम मेरे साथ आइए सर बैठिए बात करें, है ना। तो वो आपका रोल ये हो जाता है कि आप उस चीज को कैसे डिफ्यूज करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बातचीत करें। और बातचीत करने के लिए बाकी आपने सिक्योरिटी वालों को छोड़ दिया, सिक्योरिटी वाले जो ज्यादा हाइपर हो रखे हैं उनके आसपास वो बात कर रहे हैं उनसे, और जो समझदार बंदा आपको लगता है, जो उनका लीडर टाइप आपका लगता है, आप उसको लीडर को सबसे पहले उसको बोलते हैं कि सर आओ आपसे बात कर लेते हैं, है ना, आपको पता लग जाता है कौन लीडर, ठीक, और उससे बात करके देन आप चीज को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। बात करोगे अपने आप समझा देगा, ठीक है, अरे नहीं बिल्कुल ठीक है मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम, या इसको बाद में सॉर्ट आउट कर ले, है ना, या पहले यार ऐसा करो बॉडी को बात करो, या करो यार वैसे कोई गलती हुई कोई बात नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोड वायलेट होगा, ठीक, उस सिचुएशन के अंदर कैजुअलिटी वालों का क्या रोल होगा कि आपने ये देखना है यार किसी को चोट भी लग सकती है, वो आपका अपना स्टाफ भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, तो आपने अपना प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि यार बाई चांस किसी को कुछ हो गया तो नहीं तो एक झगड़ा चल रहा है दूसरा हो जाएगा यार कैजुअलिटी भी की एक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रही है, और दूसरी ये है कि सपोज वहां पे लेकर सिर फोड़ के आ गया, कुछ हो गया, चोट लग गई, आंख में कुछ लग गया, आप कूद रहे उधर से उधर, तो सिचुएशन के अंदर अच्छे कैजुअलिटी का स्टाफ है वो फटाफट उसको लेगा, फर्स्ट एड देगा, ठीक है, बातचीत करेगा और चीज डिफ्यूज होगी, ठीक है। उस समय में कैजुअलिटी वाला डंडा लेके नहीं जाएगा, उसके लिए अपने सिक्योरिटी पीएसओ बहुत है, ऑपरेशंस बहुत है, बाकी लोग, ठीक है, जो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा हटा दिया जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको देख के फिर इरिटेशन होगा, ठीक है, तो उन लोगों को जो है वो करना बेटर। और कोई पॉइंट किसी दिमाग में आ रहा है? सर आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं कैजुअलिटी पे डिस्कशन कर रहा था मॉर्निंग में, ठीक है। एक तो इन्होंने जो बॉडी डिक्लेरेशन जो किया है बॉडी लैंड में, द फाइनल पॉइंट इज फिक्स्ड डायलेटेड, ये पॉइंट किसी ने बोला नहीं, मैंने बोला ना बाद में फिक्स डायलेटेड, इसकी बात क्यों फ्लैट ईसीजी के ऊपर मैंने क्लियर किया उसको, डायलेटेड प्यूपिल is the final indication that we cannot do, ठीक, क्योंकि जब हार्ट ब्लॉक होता है तो दो तरह का होता है, तो हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो गया मिल फ्लैट, एक होता है फिब्रिलेशन फ्लटर डेथ बनता है, नंबर टू है बट ही कैन रिकवर बाय इलेक्ट्रिक शॉक, उससे आप स्टॉप करिए और फिर उसको इंजर समथिंग, इसलिए सबसे पहले उस समय पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। दूसरा जो आजकल कॉर्पोरेट्स में अगेंस्ट द वायलेंस जो सिस्टम फॉलो होता है, दे हैव लर्नड बाय एक्सपीरियंस, तो दे हैव देयर ओन गार्ड्स, पहलवान, हां वो पीएसओ जिसको एंड दे हैव नो स्पेसिफिक ड्रेस, लाइक यू आर अ ड्रेस, यू आर आइडेंटिफाइड विद पार्ट्स, इमीडिएटली न्यूज़पेपर वाला कल रहे थे 10 पार्क के लोग थे, उन्होंने उनको मारपीट कर दी, समझ गए, ये होते हैं सिविल में अनआइडेंटिफाइड ड्रेस। The moment any violence takes place, 5-6 उन सबको ये इंस्ट्रक्शन है उसको घेर के खड़े हो जाना है, वो ऐसे चारों तरफ उसके खड़े हो गए बिल्कुल शराफत से,
उनको देख के वो डर जाता है, यार ये कहाँ से आ गए। उन पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो हॉस्पिटल एम्प्लॉइज है इन 5-6, और बड़े प्रेम से वो बात करते हैं कि आप आओ होकर बैठ, फिर उसकी हिम्मत नहीं होती उनसे झगड़ा करने की। तो इस तरह दैट इज दी थिंग। पर केसेस का आजकल पता लग जाता है कि सर्वोदय का एक मैं वीडियो देख रहा था, पता लग लाइव, वो लड़की नहीं आती, क्या नाम है उसका, जो आरती जो आती है ना, ये सर्वोदय में इस कवर कर रही थी, और वो पीएसओ बिल्कुल आइडेंटिफाई होते हैं, और ये लड़की पीछे पड़ गई उनके पीएसओ के, ये होता है कि इन्होंने घेर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए सबका इन्वॉल्वमेंट इज अ मस्ट। क्योंकि ये 2-3 इंसिडेंट्स होते हैं, किसी पेशेंट मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, हाँ फिलहाल तो, लेकिन वो वायलेंट हो जाए, क्राउड आ जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। पैसे के मामले में बहुत होता है, पैसे मामले में काफी होता है, पैसे मामले में बहुत होता है, ज्यादा नॉर्मली आर्गुमेंट में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि दूसरा तीसरा आ जाता है, वो चला जाता है। लेकिन जब भी पेशेंट कोई सीरियस हो रहा है किसी का, उसको जितने भी अटेंडेंट्स हैं, बार बार उस पेशेंट को मिलवाओ, उनको डाक में मत रखो, उनको बार बार मिलवाओ। और पेशेंट डॉक्टर भी, कोई ना कोई भी डॉक्टर, उसका स्पेशलिस्ट कंसर्न हो या ड्यूटी डॉक्टर हो, वो भी बार बार देख के उस पेशेंट को टाइम और डेट से एंटर करेगा, देन देयर विल नॉट बी ट्रबल। बिल्कुल, बट ये जो कोड भी जो अनाउंस हो रहा है वो सब कुछ हो चुका है पहले, उसके बाद होता है। इसलिए एक चीज छूट गई है, हमें तो याद रख लेना, जो हमने 3-4 बार इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की, कि जैसी मुझे लगा है, मेरे सामने जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, सबसे पहले मैंने कहा इमीडिएटली 100 नंबर को फोन, वो बुलाए इससे पहले, हाँ आप खुद ही बुला, एंड 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले भी आ गए, तो सिचुएशन को डिफ्यूज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस वालों के आने के बाद में पीपल आर अफ्रेड, जो भीड़ आती ना, भीड़ के लिए एक पुलिस वाला बहुत, तो एक को देख के मुझे भी याद है कि जब एक बार यहाँ पे वो हुआ था, तो क्या नाम था इनका, जो प्रदीप मोर जो थे, जो चौकी इंचार्ज थे, वो अकेले खड़े हो गए सबके सामने, अकेला बंदा था। ठीक, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो एक्शन, ठीक है, ऑपरेशन का, क्योंकि आप अकेले हो उस टाइम, हो सकता है रात को 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, दिन में 3 बज रहे हो, उस टाइम सब अपना लंच वंच कर रहे हैं, या शाम के 7 बज रहे हैं, यू आर अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी नहीं है उसमें, ना मैं हूं, ना सर है, कोई भी नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं। आपका पहला रिएक्शन, आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, आपका कोड वी अनाउंस करने का मीनिंग ही ये है कि उससे पहले आपका 100 नंबर पे कॉल चली जानी चाहिए। इस समय से याद रखें, विद इन 10 मिनट्स ये लोग आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, आपका 90% जॉब इज ओवर। ठीक है, क्योंकि आपने कॉल की तो आप की पहले सुनी जाएगी, आगे देखें अगर वायलेंस कर रहे हैं लोग, शोर मचा रहे हैं, अपने आप आपका 90% जॉब इज ओवर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो कि जब भी कोड वी अनाउंस करना है, आपको का डिसीजन हो गया है, तो पहला एक्शन डायल 100 112 पुलिस जो है 112 जो भी है ना, मतलब कहने का है कि पुलिस को कॉल करना है। बस आप अपने असिस्टेंट को लगा दो कि यार कॉल कर दे थोड़ा, ठीक है, ये आपका पहला एक्शन होना चाहिए। ये आपने साइमल्टेनियसली आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हो, बात कर रहे हो, कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही पुलिस के बंदे आते हैं, 4 बंदे 2 बंदे 3 बंदे गाड़ी में होते हैं, लोग आते हैं, चीजें जो है वो उनके हाथ में रहती है, ठीक है। वो आपसे ही बात करेंगे, आपकी सुनेंगे क्या हुआ, देखिए उनको पता लग जाता है कहाँ क्या हुआ, इतना एक्सपीरियंस है उन लोगों का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट एक्शन है, ये अगर ये नहीं आ रहे हैं तो जो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर हैं या सीनियर जो भी हैं, इंचार्ज जो भी है, उनके दिमाग में आना चाहिए। नर्सिंग वाला स्टाफ होगा, कोई पूछ लो उसको, ऑपरेशन वाला सर बुला लो या पुलिस को, है ना, ये करके ये एक्शन आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन। और कोई पॉइंट किसी का? चलो, थैंक यू।